नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एवीएस का टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें काफ़ी आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना। थोड़ी स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं ले सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है बायोगैस क्या होती है। जो बायोगैस का उत्पादन होता है वह गोबर गैस से होता है। अगर बायोगैस के बारे में बात करें तो बायोगैस के बारे में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है। तो बायोगैस में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। अगर वैसे हम बात करें तो बायोगैस का भारत में दूसरे स्थान पर आता है, तो दूसरे नंबर पर भारत है बायोगैस के अंतर्गत। अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए टोटल कितनी गैस आती हैं बायोगैस के अंतर्गत और कौन कौन सी गैसें होती हैं, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। एक ट्रिक भी है, मीना काजल लगाती है, उससे भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। ये सभी किसके घटक हैं, बायोगैस के घटक हैं। बायोगैस के अंतर्गत ये सभी गैसें पाई जाती हैं। ये मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। बायोगैस में जो सबसे ज़्यादा किसका भाग रहता है, मीथेन गैस का रहता है। कितने परसेंट रहता है, 60% अंश होता है। और बायोगैस क्या है, पाश्चित पारे का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। यह नाइट्रोजन से क्या होता है, भरपूर होता है। अगर कई बार पेपर में अगर इनके प्रतिशत भी पूछ लिए जाएं तो देखिए, मीथेन गैस को किससे डिनोट करते हैं, CH4 से डिनोट करते हैं, यह 55% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे डिनोट करते हैं, CO2 से करते हैं, यह 35% होता है। हाइड्रोजन 7.5% होता है, नाइट्रोजन 2.4% होता है। और जो बाकी बच गई उसमें जल या अन्य मात्रा में जो भी होते हैं वे गैसें होती हैं। तो कई बार यहाँ से आपसे पूछ भी लेता है। एक पेपर में आपको पूछा भी गया था, मीथेन को किससे डिनोट करते हैं, CH4 से डिनोट करते हैं। कितने परसेंट होता है, 55% होता है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा किसका भाग रहेगा, मीथेन गैस का रहेगा। अब आते हैं बायोमास। एक था बायोगैस और ये हो गया बायोमास। बायोमास क्या होता है इसके बारे में देखिए। जैव पदार्थ और पादप एंजाइम, बैक्टीरिया आदि ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैज्ञानिक तरीके से बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से मीथेन बनाकर अथवा यीस्ट फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाकर एक ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। थोड़ा और तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, बायोमास का जो मुख्य स्रोत होता है वह पौधे और कूड़ा कचरा होता है। पौधे से बायोमास प्राप्त करने के लिए तीव्र विकास वाले पौधों को बेकार पड़ी जमीन पर क्या है, उगाया जाता है। और जिनसे प्राप्त लकड़ियों के गैसीय कण से क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो वेस्टेज पार्ट है, जैसे जो कूड़ा करकट हो गया, कुछ भी हो गया, और जो पौधे होते हैं और जो उनकी लकड़ियां जो जमीन पर बेकार पड़ी होती हैं, उनसे ही क्या है, इस गैसीय कण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और वही क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है। क्लियर। अब आते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी ईंधन के जलाने का सक्रिय दहन आरंभ हो जाता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। कोल गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जलकर उष्मा देते हैं जो तनुकारी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है भाई। फिर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो बिटुमिन का प्रयोग क्या है, किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं CNG गैस के बारे में देखते हैं। तो CNG क्या होता है, धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें कार्बन का केवल एक यौगिक मीथेन होता है। 80 से 90% मात्रा इसके अंतर्गत रहती है। यह एक अच्छा एवं सबसे सस्ता ईंधन है। यह गैस पेट्रोल एवं डीजल की अपेक्षा 70% कार्बन मोनोऑक्साइड और 87% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 87% जैविक गैस कम उत्सर्जित करता है। अतः यह पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषण पैदा करती है। तो कई बार पूछ सकता है कौन सी पर्यावरण की दृष्टि से कम प्रदूषण पैदा करती है, तो CNG गैस करती है। CNG की गाड़ी भी चल रही है क्योंकि आजकल पेट्रोल और डीजल तो इतने महंगे हो गए हैं, लगभग आजकल CNG ही रखवाने लग गए हैं अपनी गाड़ियों में। तो ये एक सस्ती पड़ती है फिलहाल। ठीक है भाई, आगे पढ़ लेते हैं। CNG को जलाने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि पेट्रोल को मात्र 232 से 282 डिग्री सेल्सियस पर ही जलाया जा सकता है।
सीएनजी को वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए 200 से 250 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जा सकता है और इसका उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में भी क्या है किया जाता है। नेक्स्ट आता है एलपीजी गैस। अब एलपीजी गैस के बारे में जान लेते हैं। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है एलपीजी गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें होती हैं। प्रोपेन एवं ब्यूटेन इसके अंतर्गत गैस होती हैं और भारत के में एलपीजी में ब्यूटेन की मात्रा क्या है अधिक पाई जाती है और इसका कैलोरी मान लगभग 50 किलो जूल होता है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकता है। कई बार इन 3 लाइनों में से ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो ये पूछा जाता था एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। कई बार ये भी पूछ सकता है कि कौन सी इनमें से ज़्यादा होती है, तो ब्यूटेन की मात्रा क्या है इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसका उपयोग घरेलू कार्यों एवं उद्योगों के ईंधन के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग मोटर गाड़ी आदि में ईंधन के रूप में हो रहा है। ठीक है। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए एक अत्यंत अप्रिय गंध वाला पदार्थ आता है जिसका नाम क्या है एथिल मरकेटन जो है इसको बोला जाता है। इससे हम क्या है अगर ये रिसाव हो रहा है, लीकेज हो रही है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं C2H5SH से हम क्या है डिनोट करते हैं। फिर आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या होती है, नेचुरल गैस क्या होती है। यह एक ज्वलनशील गैस है। यह एक ज्वलनशील गैस का सम्मिश्रण है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन क्या है शामिल होते हैं। प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन की मात्रा होती है और 10% इथेन के अतिरिक्त प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इन सभी क्या क्या है पार्ट शामिल होते हैं। प्राकृतिक गैस भूपट्टी में पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और इसे ईंधन के रूप में भी क्या है प्रयोग किया जाता है। यह पेट्रोलियम का एक प्रकार जो सामान्यतः कच्चे तेल के साथ मिला होता है और प्राकृतिक गैस में अशुद्धियाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन क्या है शामिल होते हैं। एक आवासीय या ईंधन के रूप में यह चिमनियों, वाटर हीटर या खाना पकाने के स्टोवों एवं कपड़े सुखाने के टायरों में जलाई जाती है। कई बार पूछ सकता है आपको, 4 उदाहरण दे देगा, बताइए इनमें से जो नेचुरल गैस है किसके अंतर्गत यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे यूज होती है। चमनियों में यूज होती है, जो वाटर हीटर होता है उसके अंतर्गत क्या है यूज होती है, खाना पकाने के जो स्टोव होते हैं जिसको हम बोलते हैं उनमें भी यूज होती है, कपड़े सुखाने के लिए जो होते हैं जैसे मशीन, वॉशिंग मशीन का हो गया, उनमें भी क्या है यही गैस क्या है यूज की जाती है। तो ये पता होना चाहिए। और अधिक मात्रा इसमें किसकी होती है, मीथेन की होती है। प्राकृतिक गैस में कितनी 85% होती है। ठीक है, ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर देखते हैं गैसोहोल। गैसोहोल क्या होता है। ईंधन का सस्ता विकल्प गैसोहोल गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। किससे किससे किया जाता है, ये गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। गैसोहोल के तहत गन्ने द्वारा अल्कोहल तैयार किया जाता है और इस अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर प्रदूषण से बचाया जा सकता है। पेट्रोल में गन्ने से निर्मित अल्कोहल को मिश्रित करने से हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण में उत्सर्जन प्राय समाप्त हो जाता है और धुआं तथा ईंधन में गड़गड़ाहट जैसी कोई समस्या नहीं रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं हम गैसोहोल से 3 से 5% तक की क्या है ईंधन की बचत हो जाती है। इसमें से क्वेश्चन यही पूछेगा सबसे पहली बात तो गैसोहोल होता क्या है या किससे तैयार किया जाता है। गन्ने के रस से तैयार किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो जाता है प्रदूषण से इसको क्या है बचाया जा सकता है। बस यही याद रखना आपने। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जो बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है और पिछले मॉक टेस्ट पेपर लगाना चाहता है और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहता है तो वह वही प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकता है। प्ले स्टोर पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा परीक्षा ऐप क्या है, डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पर आप जैसे ही खोलोगे तो वहाँ पर आपको एस्टेट के मॉक टेस्ट दिखाई दे जाएंगे और आप एस्टेट के मॉक टेस्ट लगा सकते हो और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं या आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए या कौन से सब्जेक्ट में कमी है। अगर वहाँ पर जाओगे तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि SB50 है तो वहाँ पर आपको क्या है 50% का ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। और इसी प्रकार अगर कोई बच्चा आने वाले पेपर के लिए जैसे KVS का नोटिफिकेशन आने वाला है अगर उसकी तैयारी करना चाहता है, पिछले पेपर लगाना चाहता है, मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो यहाँ भी क्या है KVS की तैयारी भी कर सकता है और पिछले मॉक टेस्ट लगा सकता है और 50% का ऑफ मेरे को मिल जाएगा वहाँ पे अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हैं। तो चलिए अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर।
ही आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको बोलते हैं क्लेथेरेट। ये क्या होता है? जो समुद्र है उसके नीचे भारी मात्रा में ईंधन मौजूद होता है और उसी को बोला जाता है। इस ईंधन का उपयोग पेट्रोल एवं बिजली के रूप में क्या है किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे दबी मात्रा अब तक ज्ञात जीवाश्म ईंधनों से क्या है दोगुनी है। यह ईंधन बर्फ की तरह एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो पानी के अणुओं में फंसी मीथेन गैस होती है एक प्रकार से। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो समुद्र के नीचे जो भारी मात्रा में ईंधन होता है ना, उसको बोला जाता है क्लेथेरेट। ठीक है भाई, कई बार पेपर में पूछ लेगा। फिर है नेक्स्ट भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? गर्म जल के रूप में बह रहे तापीय सतही जल या धाराओं का या गर्म झरनों से टरबाइन को चलाकर भूतापीय संयंत्र द्वारा बिजली उत्पादन किया जा सकता है। ज्वालामुखी गर्म पानी के स्रोतों और गिजरों, सागरों तथा महासागरों के जल के नीचे स्थित मीथेन भूतापीय ऊर्जा का क्या है एक प्रकार से मुख्य स्रोत माना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी तट पर भूतापीय क्षेत्र क्या है माना जाता है। कई बार ये पूछ सकता है पेपर के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र भारत में भूतापीय ऊर्जा का माना जाता है। तो कौन कौन सा माना जाता है भारत के अंतर्गत? उत्तर पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी तट जो है भूतापीय क्षेत्र माना जाता है भारत के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सहजनरेशन। सहजनरेशन क्या होता है? एक ऐसी कल्पना जिसमें ईंधन से दो रूपों में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, एक तो ताप ऊर्जा और दूसरी विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा, उसको बोला जाता है सहजनरेशन भाई ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। देखिए, भारत में सहजनरेशन से विद्युत उत्पन्न करने की संभावना 2000 मेगावाट से अधिक है। यहाँ खोई आधारित सहजनरेशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राष्ट्र है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सहज जनरेशन की संभावनाएं उन स्थानों पर अधिक है जहाँ ताप और बिजली की मिलीजुली आवश्यकता होती है, जैसे चीनी और चावल मिले, जैसे कि उर्वरक, सीमेंट, स्टील, रसायन, ये सभी जो कागज उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग है वहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली 150 मेगावाट क्षमता वाली ज्वारीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना तिरुवनंतपुरम के समीप विजिनजम में की गई थी। विजिनजाम में की गई थी भाई, विजिनजाम के अंतर्गत की गई थी सबसे पहले जो ज्वारीय ऊर्जा पाई गई थी। ठीक है, और एक बड़ी ज्वारीय तरंग पावर परियोजना जिसकी लागत 5000 करोड़ रुपये है, यह कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है या वहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा। इसके अंतर्गत लगभग मैं ऊर्जा के ही टॉपिक करवा रहा हूँ क्योंकि ऊर्जा से क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है। कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की है? रंगहीन और गंधहीन जो है ये गैस है। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ईंधनों में प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व में सबसे ज्यादा है और यह जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जल में उत्सर्जित करता है। इसलिए यह न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। हाइड्रोजन का उपयोग विद्युत उत्पादन और परिवहन के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे अंतर्दहन इंजन में सीधे या डीजल तथा संपीड़ित गैस के साथ मिलाकर उपयोग करना संभव है। किसके साथ? सीएनजी के साथ मिलाकर। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में सीधे ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में ईंधन के लिए भी क्या है किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग अप्रोक्स या प्रोक्स रूप से मानव के लाभ के लिए किया जाता है। सीधी सौर ऊर्जा के विकिरण ऊर्जा होती है। डायरेक्ट आते हैं इसके, देखिए सौर ऊर्जा होती क्या है? सौर ऊर्जा को सीधे ताप ऊर्जा के रूप में तथा इस ऊर्जा को विद्युत में बदलकर उपयोग किया जाता है। किस में बदलकर? विद्युत में बदलकर सीधा इसको हम यूज कर लेते हैं और फोटोवोल्ट बैक्टीरिया सीधे और सौर ऊर्जा को बिजली में क्या है परिवर्तित कर देते हैं। तो
सौर ऊर्जा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए सौर ऊर्जा मिशन क्या होता है। सौर ऊर्जा मिशन या सौर मिशन ने सन 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की तैनाती और 1,000 मेगावाट ग्रिड से संबंध सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण के लिए नीतिगत प्रारूप तैयार किया गया है। एशिया का पहला और सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पर? चरांका में। और सौर ऊर्जा पैदा करने में गुजरात क्या है? सबसे आगे है भाई। अब देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? समुद्री ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ज्वार, समुद्र, तापीय ऊर्जा, रूपांतरण, समुद्री तरंगे तथा समुद्री धाराएं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का जो संभावना सतल है कहाँ कहाँ पर पाई जा सकती है? तो जहाँ पर समुद्र का एरिया पड़ता होगा वहाँ पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो भाई समुद्र के अंतर्गत ही पाई जाती है। तो समुद्र कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खब्बात की खाड़ी, पश्चिम बंगाल या गंगा का क्या है डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो होता है वहाँ पे क्या है इसकी पानी की संभावना पाई जाती है। तो जितने भी देखिए ये ऊर्जा के पार्ट में बढ़ते थे, सौर ऊर्जा, गैस ऊर्जा, ये जितने भी ऊर्जा थे वे हमने करवाए। बायोगैस से भी क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। बायोमास भी मैंने बताया आपको क्या होता है, सीएनजी बताया, एलपीजी बताया। तो इनके बारे में भी, प्राकृतिक गैस क्या होता है, नेचुरल गैस में किसका पार्ट ज़्यादा होता है और नेचुरल गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा। गैस होल क्या होता है, गन्ने वाला, ये भी हो गया। भूतापीय ऊर्जा भी हो गया। अगर आप, हाँ ये है थोड़ा हमने स्पीड से किया है क्योंकि अभी पेपर नज़दीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।